हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान अध्याय 1 से एक नई वीडियो की सीरीज के साथ आज मैं एक नया टॉपिक आपके सामने लेके आया हूं, जो बोर्ड की परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इससे पहले भी हमने कई सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को मैंने इसमें कवर कराया था, तो उसी प्रकार एक महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रेणी में आज हम एक क्वेश्चन को और लेके आए हैं। आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में हर साल बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है। अक्षीय स्थिति या निरक्षीय स्थिति की स्थिति में कोई एक तीव्रता का व्यंजक आपसे हर साल एक 3 से 6 नंबर में पूछा जाता है। तो इस प्रकार हम अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक इससे पहले की वीडियो में मैं आपको अपलोड कर चुका हूँ ध्रुव कोचिंग सेंटर के चैनल पर। तो आज हम इस नई वीडियो के साथ हम निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को पढ़ेंगे और नई स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए आइए हम इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं। तो हम सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव की एक रचना करते हैं। तो यहाँ से हम एक वैद्युत द्विध्रुव ले लेते हैं। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश के बिंदु आवेश वहाँ रहते हैं। यहाँ पे आपका एक माइनस आवेश है, एक हमारे पास प्लस क्यू आवेश है। अब जो आपका माइनस क्यू आवेश रखा है द्विध्रुव के बिंदु ए पर रखा है और जो प्लस क्यू आवेश रखा है बिंदु बी पर रखा है। अब द्विध्रुव के जो टोटल अल्प दूरी होती है द्विध्रुव की वो 2l होती है। अगर हम मध्य बिंदु यहाँ से देखें ओ से आर दूरी पर एक बिंदु आपका निरक्षीय स्थिति में बिंदु P है, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। हम मान लेते हैं कि एक बिंदु हमारे पास यहाँ P है जहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की हमें गणना करनी है। तो सबसे पहले हम माइनस क्यू और आपका प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P तक की दूरी को यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र देख लेते हैं कि आपका कहाँ पे है। तो प्लस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो आपका इससे आगे की ओर होगा। तो इसका जो वैद्युत क्षेत्र होगा यहाँ से इस प्रकार से जो वैद्युत क्षेत्र होगा बिंदु P पर प्लस क्यू आवेश के कारण वो हमारा E1 होता है। और अगर माइनस क्यू आवेश के कारण देखें तो इसका जो आपका वैद्युत क्षेत्र होता है वो इसी की दिशा में होता है। वैद्युत क्षेत्र माइनस क्यू आवेश के कारण आपका जो वैद्युत क्षेत्र होगा E2 वो आपका माइनस क्यू की ओर ही होता है। ये हमारे पास E2 आपका प्राप्त होता है आपका माइनस क्यू आवेश के कारण। तो यहाँ से आपका जो अगर देखा जाए तो आपके E1/E2 जो आपके वैद्युत क्षेत्र है तो वो हमें नहीं पता चलता कि आपका ये क्षैतिज दिशा में है या ऊर्ध्वाधर दिशा में है या आपका किसी प्रकार से कोई डिवाइड नहीं होता। तो हम इसको दो घटकों में डिवाइड कर देते हैं। आपका वैद्युत क्षेत्र को एक आपका क्षैतिज यानी कि समांतर घटक में डिवाइड कर देते हैं, जहाँ पे हमें वैद्युत क्षेत्र प्राप्त होगा E के रूप में। यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र हमें E प्राप्त होगा और इसी प्रकार इसको एक समांतर घटक में हम ले लेते हैं। समांतर घटक में इस प्रकार से दो प्रकार के घटक मिलते हैं, एक हमारे पास समांतर घटक और एक हमारे पास लंबवत घटक। तो लंबवत घटक यानी कि एक होगा हमारे पास E1 sin थीटा, यहाँ हमारा E2 sin थीटा और यहाँ हमें मिल जाता है E1 sin थीटा। इसी प्रकार हमें जो इन दो यहाँ पे इसका जो कोण होगा वो थीटा कोण होगा, नीचे आपका E2 के कारण जो होगा वो भी थीटा कोण होगा। तो इसी प्रकार हमें यहाँ से जो कुल आपका मिलेगा तो यहाँ से ये आपका बन जाएगा E1 cos थीटा, यहाँ बन जाता है E2 cos थीटा। जब इसको दो घटकों के रूप में हम डिवाइड करते हैं, आपका लंबवत घटक यानी कि E1 sin थीटा, E2 sin थीटा और आपका समांतर घटक यानी कि E1 cos थीटा, E2 cos थीटा। तो यहाँ पे बात आती है कि आपका E1 cos थीटा और E2 cos थीटा आपका दोनों की दिशाएं एक ही हैं। आपका E1 भी इसी दिशा में है और E2 भी आपका इसी दिशा में है। तो इसका मतलब है कि जब समांतर घटक हमें निरक्षीय स्थिति में प्राप्त होते हैं तो दोनों घटकों को हम परस्पर जोड़ देते हैं। अगर इसी प्रकार हम समांतर लंबवत घटक जो हमें प्राप्त होते हैं E1 sin थीटा, E2 sin थीटा, दोनों की विपरीत दिशाएं होने के कारण तो दोनों ही घटक E1 sin थीटा, E2 sin थीटा एक दूसरे से निरस्त हो जाते हैं। तो इसी प्रकार हमें जो तीव्रता के रूप में हमें जो प्राप्त डेटा घटक मिलता है वो आपका cos थीटा, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा से हमें जो फाइनल जो तीव्रता हमें प्राप्त होती है वो आपका समांतर घटक से हमें प्राप्त होती है, क्योंकि हमारे पास समान लंबवत घटक में दिशाएं विपरीत होने के कारण E1 sin थीटा तथा E2 sin थीटा आपस में परस्पर आपके निरस्त हो जाते हैं। तो इसी प्रकार हम
माइनस क्यू आवेश से बिंदु पी तक की दूरी निकालेंगे, ऐसे प्लस क्यू आवेश के कारण आपका बिंदु पी तक की दूरी निकालेंगे। तो दोनों में अगर देखा जाए तो यहाँ इन दोनों स्थितियों में हमारे पास 90 डिग्री का कोण है, और 90 डिग्री का कोण इसका मतलब है कि यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम ए से लेके पी तक और बी से लेके पी तक की दूरी हम आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। यहां से हम लिखेंगे प्लस क्यू आवेश तथा माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी तक की दूरी, बिंदु पी तक की दूरी निकालने के लिए हमें एक त्रिभुज हमें मिल रहा है पी ओ ए और एक त्रिभुज मिला पी ओ बी। तो इसी प्रकार हमारे पास समकोण त्रिभुज पी ओ ए तथा पी ओ बी में अगर हम बात करें तो दोनों में ही हमारे पास कर्ण अगर देखे जाए एक ही बराबर है। तो यहां लिख सकते हैं हम लोग कि एपी बराबर पीवी, इसका हम अगर वर्ग करें, एपी का भी वर्ग करें पीवी का भी वर्ग करें, तो यहां से पहले एपी का वर्ग हम पहले निकाल लेते हैं। एपी का वर्ग बराबर आपका हो जाएगा पी ओपी का वर्ग प्लस ओ ए का वर्ग। तो यहां से एपी का वर्ग बराबर हो जाएगा आर का वर्ग, क्योंकि हमारे पास ओ से आर दूरी पे एक बिंदु पी था, ओ से आर दूरी पर आर का वर्ग प्लस यहां से हमारे पास टोटल दूरी 12 है, तो यहां से भी एक एल होगा, यहां से भी एक एल होगा, तो यहां से हमारे पास आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अगर हम एपी की वैल्यू निकालेंगे तो एपी बराबर हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट, यहां से 2 हटेगा तो यहाँ पे बराबर रूट आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसी प्रकार हमें एपी बराबर बीपी प्राप्त होता है, तो हम लिख सकते हैं एपी बराबर बीपी, और इसकी जो दूरी मिलेगी हमें आपका अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के रूप में हमें प्राप्त होगी। यानी कि दोनों की दोनों दूरियां यहाँ आपका ये भी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर मिलेगी, और यहाँ पर भी हमें आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर मिलेगी रूट में। अब इसी प्रकार हम किसी भी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है तो हम लिखेंगे बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर हम देखें तो E का जो मान हमें नॉर्मल कंडीशन में जो प्राप्त होता है तो उसको हम बोलते हैं के क्यू बटे आर स्क्वायर। तो के क्यू का के का मतलब है कि एक निर्वात में आपका कांस्टेंट होता है, और निर्वात में कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो आपका के का जो मान होता है हम लेते हैं यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के रूप में इसका मान लिया जाता है। तो मैं यहाँ पे के का यूज कर रहा हूँ के क्यू बटे आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम अब प्लस क्यू आवेश के कारण और माइनस क्यू आवेश के कारण दोनों प्रकार से दोनों आवेशों की हम तीव्रताएं निकालेंगे। जैसा कि हमने प्लस क्यू आवेश के कारण जो तीव्रता लिखी है वो E1 है, और माइनस क्यू आवेश के कारण जो तीव्रता लिखी है वो आपका E2 है, और बिंदु P पर जो परिणामी तीव्रता है वो हमारे पास E है। तो यहां से हम लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होगा E1 बराबर के क्यू बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमें E1 का जो मान मिलेगा E1 इज इक्वल टू के क्यू बटे आपका आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इक्वेशन हम इसको पहला मान लेते हैं। इसी प्रकार हमें यहाँ पे दे रखा है E1 का हम मान निकाल चुके हैं, तो इसी प्रकार E2 का भी हम लिखेंगे। तो E2 जो आपका है माइनस क्यू आवेश के कारण माइनस क्यू
आवेश के कारण तीव्रता, आवेश के कारण तीव्रता, तो फॉर्मूला होगा E2 बराबर, E2 बराबर जो फॉर्मूला होगा हमारे पास के क्यू बटे, क्योंकि दूरियां दोनों की सेम है तो दोनों की वजह का भी फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्योंकि अगर मैं इसका फॉर्मूला रखूंगा तो हमारा रूट से आपका स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यही आंसर मिलेगा। तो E2 का मान और E1 का मान दोनों ही स्थितियों में बराबर है, तो हमें बिंदु P पर परिणामी तीव्रता की बात करनी है। बिंदु P पर कुल तीव्रता, कुल तीव्रता मतलब E बराबर हमें मिलेगा, E बराबर E1 प्लस E2 के रूप में हमें मिलेगा। तो यहाँ पे हमें जो परिणामी तीव्रता के बाद हमने बताया था स्टार्टिंग में कि निरक्षीय स्थिति में हमें दो प्रकार के घटक प्राप्त होते हैं, एक आपका समांतर घटक और एक आपका लंबवत घटक। क्योंकि लंबवत घटक में आपकी दिशाएं विपरीत होने के कारण तो आपका E1 sin थीटा और E2 sin थीटा आपस में निरस्त हो जाते हैं, और इसी प्रकार हमें समांतर घटक में E1 cos थीटा E2 cos थीटा दोनों एक ही दिशा में होने के कारण दोनों घटक आपस में परस्पर जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पे हम जो परिणामी तीव्रता के रूप में लिखेंगे तो आपका समांतर घटक को यहाँ लिखा जाता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब दोनों स्थितियों में हम इसका अगर मान रखें E बराबर E1 का मान जो हमारे पास दे रखा है के क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर मल्टीप्लाई कॉस थीटा। E2 का मान हमारे पास दे रखा है के क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर गुणा कॉस थीटा। तो यहाँ पे हमारे पास के क्यू बटे आर स्क्वायर एल स्क्वायर, के क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर दोनों में आपका बराबर है, कॉमन है, तो यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं एक बार। तो ये हमारे पास मिलेगा E बराबर के क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब यहां से हमारे पास एक cos थीटा यानी कि ये आपका जुड़ जाएगा 2 cos थीटा। हमारे पास बोर्ड में इस पे जगह ना होने के कारण हमें इसको पहले मिटाना पड़ेगा, आगे का प्रोसेस हम आगे करेंगे। अगर इसको स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे कि हमारे पास E1 का E का जो मान हमारे पास फाइनल आया है के क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और 2 cos थीटा, और cos थीटा का जो मतलब होता है हमारे पास त्रिभुज को हम देखेंगे, कोई सा भी त्रिभुज अगर ले लेंगे तो हमारे पास E बराबर मिला है हमारे पास के क्यू बट्टा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर गुणा cos थीटा का मतलब 2 गुणा आधार बटे कण। आधार बटे कण, आधार का मतलब हमारे पास दे रखा है यहाँ पर एल के रूप में, और कण के रूप में हमें जो दिया है इसकी वैल्यू आर स्क्वायर प्लस आपका एल स्क्वायर रूट में। तो यहां से हमें मिलेगा E बराबर के क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और यहां से हमारे पास गुणा 2 और आधार की जो वैल्यू हमें दी है एल के रूप में, तो यहां से हो जाएगा एल, और कण के रूप में हमें दे रखा है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अगर इसको भी अंडर रूट को अगर हम हटाएंगे इसको पावर के रूप में लिखेंगे तो यहां से हमारे पास हो जाता है E बराबर के बट्टा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और आपका यहां से मिल जाता है 2 के साथ हम 2L के साथ हम Q को मिला देते हैं, तो ये बन जाएगा 2QL बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2। अब यहाँ पे हमारे पास पावर इसकी 1 है, इसकी पावर 2 है, तो आपका जब बेस बराबर होता है पावर को हम ऐड कर देते हैं, गुणा में पावर जब ऐड होंगी आपका 1 पावर और 1/2 पावर, यानी कि आपका 1/1 पावर है और 1/2 पावर है, तो उसका एलसीएम हो जाएगा 3। आपका 2 से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 ही कम 2 प्लस 1 ही कम 1, तो हमारे पास आंसर मिलता है 3/2, यानी कि इसकी जो टोटल पावर ऐड हो जाएगी हमारी तो वो हमारे पास हो जाएगी 3/2। और हमें ये भी पता है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा से कि आपका जो P का मान होता है वो 2QL होता है, तो हम यहाँ पर जो आपका 2QL लिखा गया है इस 2QL की जगह पे हम P लिख देंगे, तो यहाँ से हमारे पास E बराबर
जो हमारे पास दे रखा है K, और यहां से आपका हो जाएगा P, और नीचे हमारे पास आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2 मिल जाएगी। और हम ये भी कहते हैं यहाँ पे आपकी दो दूरियां दे रखी हैं, आप एक द्विध्रुव की दूरी है और एक निश्चित बिंदु आपका आर दूरी है। तो दोनों स्थितियों में अगर देखा जाए तो आर का वैल्यू एल से बड़ा है, तो इसी प्रकार हम दोनों दूरियों में से एक दूरी को लेना पड़ेगा और एक दूरी को छोड़ना पड़ेगा। तो जो दूरी आपकी वैल्यू में कम है उस दूरी को हम छोड़ देंगे, तो जहां पे हमें आपका एल का मान आर से कम है, तो इसी प्रकार हम आर की वैल्यू को यहाँ पे लिखेंगे और एल की वैल्यू को हम यहाँ नहीं लिखेंगे। तो यहाँ से हमारे पास जो आपका आर का वैल्यू है वो ग्रेटर देन एल से है, तो इसी प्रकार हम एल की वैल्यू को छोड़ देंगे। अब यहां से हमारे पास बचता है E बराबर KP बटा आर स्क्वायर की पावर 3/2, पावर से आपका यह कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से हमारे पास बचेगा E बराबर KP बटा आर, आपका यहाँ पर 3 बचे है तो आपका पावर 3 हो जाएगी। तो इस प्रकार आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या आप E का मान 1/K का मान होता है 1/4 P बटा आर क्यूब, ये भी आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र लिख सकते हैं, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन बटे कूलाम होता है। इस प्रकार हमने आज वैद्युत द्विध्रुव के निश्चित स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक मैंने बहुत ही आसान भाषा में और आसान तरीके से मैंने आपको सिखाया, और आपको मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, और आप ध्रुव कोचिंग सेंटर से बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और दोस्तों में इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें।